आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। किताब है विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग। बहुत ही प्रभावशाली किताब है। हमारे पास इस किताब के कुछ हिस्से और सारांश है, और ये कहानी एक ऐसे मनोचिकित्सक की है जिसे नाजी कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया था। जहाँ मतलब इंसान की पहचान, उसका परिवार, उसके सपने, सब कुछ छीन लिया गया था। बिल्कुल। तो सवाल बस एक है और बहुत बड़ा है। जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता, तो आप जीने की वजह कैसे ढूंढते हैं? तो चलिए इस मुश्किल सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जरूर। किताब हमें सीधा ऑश्विट्ज जैसे कंसंट्रेशन कैंप के अंदर ले जाती है। फ्रैंकल कहते हैं कि वहां किसी भी कैदी का दिमाग 3 पड़ावों से गुजरता था। हाँ, 3 मनोवैज्ञानिक चरण। पहला था कैंप में पहुंचने का सदमा, दूसरा था रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाने वाली उदासीनता, और तीसरा, जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते, वो था आजादी के बाद का दौर। हाँ। तो पहले चरण से शुरू करते हैं, सदमे से। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मनोचिकित्सक की नजर से खुद पर और अपने आसपास के लोगों पर किया गया एक गहरा विश्लेषण है। और पहला पड़ाव यानी सदमे में एक बहुत अजीब सी चीज थी। क्या? वो थी राहत की उम्मीद। मतलब जब कैदियों को ट्रेन से उतारा जाता था तो उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती थी कि शायद शायद सब कुछ उतना बुरा नहीं होगा। अच्छा, मतलब एक तरह का डिनायल। हाँ, एक तरह से वो हर छोटी चीज में उम्मीद खोज रहे थे। लेकिन फिर वो पल आता है जिसे फ्रैंकल उंगली का खेल कहते हैं। हाँ, ये बहुत भयानक है। एक एसएस अफसर बस अपनी उंगली के एक इशारे से फैसला कर रहा था। दाएं मतलब काम, और बाएं मतलब सीधा गैस चेंबर। और फ्रैंकल बताते हैं कि उनकी ट्रेन से आए 90% लोगों को बाईं तरफ भेज दिया गया। एक पल में जिंदगी और मौत का फर्क सिर्फ एक सन की इशारे पर टिका था। ये एहसास कितना भयानक होगा कि आपकी जिंदगी का अब कोई तर्क नहीं बचा। बिल्कुल। और इसी शुरुआती शौक के बीच एक और घटना होती है जो फ्रैंकल की पुरानी पहचान को पूरी तरह तोड़ देती है। आप उस पांडुलिपि, उस मैन्यूस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, वो अपनी एक वैज्ञानिक किताब की मैन्यूस्क्रिप्ट को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। वो उनकी जिंदगी भर की मेहनत थी, उनका वजूद था। लेकिन एक पुराने कैदी ने। हाँ, एक पुराना कैदी जो वहां के तौर तरीके समझ चुका था, उसे देखकर बस एक शब्द चिल्लाता है, शिट। और उस एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, वो एक शब्द फ्रैंकल को ये एहसास दिलाने के लिए काफी था कि उनकी पुरानी दुनिया, उनके पुराने ओहदे अब राख हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ एक ही पहचान थी, कैदी नंबर 11,19,104। और यहीं से दूसरे पड़ाव की शुरुआत होती है ना, उदासीनता, या जिसे एपैथी कहते हैं। जब हर रोज मौत, पिटाई और अपमान देखना आपकी आदत बन जाए। ये असल में दिमाग का खुद को बचाने का एक तरीका था। एक इमोशनल कवच। बिल्कुल। अगर वो हर मौत पर, हर चीख पर महसूस करने लगते तो शायद जिंदा ही नहीं बच पाते। फ्रैंकल एक वाकया बताते हैं। वो सूप वाला? हाँ, कि वो अपना थोड़ा सा सूप पी रहे थे और बाहर बर्फ में एक लाश पड़ी थी जो उन्हें घूर रही थी। वो आदमी कुछ घंटे पहले ही मरा था और फ्रैंकल लिखते हैं कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। भावनाएं उस माहौल में एक लग्जरी थीं जिसे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। सही कहा। ये अविश्वसनीय है। एक तरफ तो ये भावनात्मक मौत है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंकल कहते हैं कि कैदियों ने एक अंदरूनी दुनिया बसा ली थी। हाँ, और यही इस किताब का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई गार्ड, कोई क्रूरता नहीं पहुंच सकती थी। उस नर्क में भी कैदी अपने मन में अपनी पत्नियों से बात करते थे, अंधेरे बैरक में लेटकर ढलते सूरज को याद करते थे। बिल्कुल। फ्रैंकल ने अपनी पत्नी की छवि को इतनी शिद्दत से महसूस किया कि उन्हें लगा कि वो सच में वहां हैं। और तब उन्हें एहसास हुआ, वो मशहूर लाइन। हाँ, कि इंसान की मुक्ति प्रेम के माध्यम से और प्रेम में ही है। उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनकी पत्नी जिंदा भी हैं या नहीं, लेकिन वो प्यार, वो याद उन्हें उस हकीकत से लड़ने की ताकत दे रही थी। तो मतलब बाहरी हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, आपकी अंदरूनी दुनिया आपको बचा सकती है। जी जी जी। लेकिन वो तीसरा पड़ाव, आजादी के बाद का दौर, मुझे लगता था कि रिहाई तो एक खुशी का पल होगा। ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन फ्रैंकल बताते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे जटिल दौर था। सालों की कैद के बाद जब गेट खुले तो कैदियों को आजादी महसूस ही नहीं हुई। अरे, हाँ, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उनके शरीर आजाद थे, पर उनका मन वो अब्यूज कैंप में कैद था। उन्हें दोबारा खुश होना सीखना पड़ रहा था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब सालों तक सिर्फ जिंदा रहने पर ध्यान देने के बाद अचानक से एक नॉर्मल जिंदगी जीना कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। फ्रैंकल 2 बड़ी चुनौतियों का जिक्र करते हैं।
एक तो कड़वाहट और दूसरा मोहभंग मतलब डिसल्यूजनमेंट। कई कैदियों को लगा कि उनके दुखों को कोई समझ नहीं सकता। जब वो अपने पुराने घरों को लौटे तो कुछ लोगों के ठंडे बर्ताव ने उन्हें तोड़ दिया। वो भूल गए थे कि कैसे छोटी छोटी बातों में खुश हुआ जाता है। आजादी एक चुनौती बन गई थी। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, इन भयानक अनुभवों से आखिर क्या सीखा जा सकता है? फ्रैंकल ने इन सबको एक निचोड़ दिया होगा, है ना? बिल्कुल, और यहीं से उनकी थेरेपी का जन्म होता है, जिसे वो लोगोथेरेपी कहते हैं। लोगोथेरेपी। लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है अर्थ या मकसद। सही। तो ये जो है ना, ये फ्रॉइड और एडलर के आइडिया से थोड़ा हटकर है। फ्रॉइड मानते थे कि इंसान को सुख की इच्छा चलाती है, एडलर मानते थे कि शक्ति की इच्छा चलाती है। लेकिन फ्रैंकल ने कैंप में जो देखा उसके आधार पर कहा कि इंसान की सबसे गहरी और बुनियादी प्रेरणा है अर्थ की इच्छा। बिल्कुल, मतलब अ विल टू मीनिंग। ये बात दार्शनिक नीत्शे की उस कहावत की याद दिलाती है, जिसके पास जीने के लिए कोई क्यों हो वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। यही लोगोथेरेपी का दिल है। फ्रैंकल ने साफ साफ देखा कि कैंप में वो लोग जल्दी टूट गए जिनके पास जीने का कोई क्यों नहीं था, जिनके पास भविष्य में देखने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, ना कोई अधूरा काम, ना कोई प्रियजन जो इंतजार कर रहा हो, लेकिन जिनके पास कोई मकसद था। जैसे फ्रैंकल को अपनी किताब दोबारा लिखनी थी, वो उन हालात को झेल गए। उनका मकसद उन्हें जिंदा रखे हुए था, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। फ्रैंकल ने एक और बहुत दिलचस्प बात कही है जिसे वो अस्तित्वगत शून्य माने एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते हैं। मुझे लगता है कि आज के जमाने में ये और भी ज्यादा महसूस होता है। जब हम घंटों तक फोन स्क्रॉल करते रहते हैं या एक के बाद एक सीरीज देखते हैं, तो शायद हम इसी खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा, क्योंकि हमें कोई बड़ा मकसद नहीं मिल रहा। और लोगोथेरेपी इस खालीपन को भरने के 3 रास्ते बताती है। हाँ, पहला तो है कोई काम करके या कुछ रचकर। बिल्कुल, जैसे कोई आर्ट बनाना, कोई रिसर्च पूरी करना, या बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है किसी चीज का अनुभव करके या किसी से प्रेम करके, जैसे प्रकृति की सुंदरता को महसूस करना या किसी इंसान से गहरा रिश्ता बनाना। और तीसरा रास्ता, वो शायद सबसे मुश्किल है। हाँ, तीसरा रास्ता है उस पीड़ा के प्रति अपना नजरिया बदलकर जिसे टाला नहीं जा सकता। और फ्रैंकल के लिए यही सबसे ऊंचा मकसद था कि जब आप किसी ऐसी स्थिति में हो जिसे आप बदल नहीं सकते, जैसे कोई लाइलाज बीमारी या कंसंट्रेशन कैंप, तब भी आपके पास एक चीज बचती है। वो है ये चुनने की आजादी कि आप उसका सामना कैसे करेंगे। और आखिर में हम उस एक विचार पर आते हैं जो इस पूरी किताब का दिल है। फ्रैंकल कहते हैं कि दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकती है, आपका घर, आपके अपने, आपकी आजादी, लेकिन एक चीज है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं। वो है आपका नजरिया। आप ये चुन सकते हैं कि आप इन हालातों का सामना कैसे करेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सबसे मुश्किल हालात में इंसान होने का असली मतलब है। इसी को फ्रैंकल दुखद आशावाद या ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म कहते हैं, है ना? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दुख अच्छी चीज है। वो साफ कहते हैं कि अगर किसी दुख को दूर किया जा सकता है तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर दुख जीवन का हिस्सा है और उसे टाला नहीं जा सकता, तो उसे सहने के तरीके में भी एक गहरा अर्थ और गरिमा पाई जा सकती है। आप अपने दुख को एक मानवीय जीत में बदल सकते हैं। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें मनोचिकित्सक जुडिथ हरमन जैसी कुछ आलोचकों का जिक्र भी है। हाँ, एक बहुत जरूरी और जायज सवाल है ये। उनका मानना है कि फ्रैंकल का सिद्धांत शायद ट्रॉमा की सच्चाई को कुछ ज्यादा ही सरल बना देता है। हर कोई पीड़ा में अर्थ नहीं खोज पाता। और ये आलोचना जरूरी भी है। हर किसी की मानसिक बनावट अलग होती है और किसी भयानक हादसे के बाद इंसान का दुनिया से भरोसा उठ सकता है। उसकी अर्थ खोजने की क्षमता ही खत्म हो सकती है। फ्रैंकल का सिद्धांत कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर किसी पर काम करे। तो फिर हम उनके इस आइडिया को कैसे देखें? हमें इसे एक आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक संभावना की तरह देखना चाहिए। फ्रैंकल ये नहीं कह रहे कि अर्थ खोजना आसान है या सबको ये करना ही चाहिए। वो बस ये बता रहे हैं कि ये संभव है। बिल्कुल, वो एक विकल्प की तरफ इशारा कर रहे हैं जो सबसे अंधकार भरे पलों में भी मौजूद रहता है, भले ही उसे चुनना लगभग नामुमकिन लगे। ये एक उम्मीद की किरण है, कोई नियम नहीं। इस पूरी चर्चा में एक और बात है जो मुझे बहुत अंदर तक छू गई। फ्रैंकल कहते हैं कि दुनिया में इंसानों की सिर्फ 2 नस्लें होती हैं, सभ्य इंसान और असभ्य इंसान। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों नस्लें हर जगह पाई जाती हैं।
कोई भी समाज, कोई भी समूह पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। फ्रैंकल ने कुछ एसएस गार्ड्स में भी इंसानियत की झलक देखी, जो अपनी जान जोखिम में डालकर कैदियों को चुपके से रोटी का टुकड़ा दे देते थे। और उन्होंने कैदियों में भी ऐसे लोग देखे जो अपने ही साथियों के साथ क्रूरता करते थे। ये हमें सिखाता है कि अच्छाई और बुराई का फैसला किसी के धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तिगत चुनाव से होता है। तो हम अब इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और फ्रैंकल अंत में जीवन के अर्थ से जुड़े सवाल को ही पलट देते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो कहते हैं कि हमें जिंदगी से ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि मेरी जिंदगी का क्या मतलब है। ये गलत सवाल है उनके हिसाब से हाँ, असल में जिंदगी हर पल, हर घड़ी हमसे सवाल पूछ रही है। हर परिस्थिति एक सवाल है। और हमारा जवाब बातों में नहीं, हमारे कामों में है। बिल्कुल। जिंदगी का अर्थ कोई खजाना नहीं है जिसे खोजना है, बल्कि जिंदगी हमें हर पल कुछ जिम्मेदारियां देती हैं, और उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना ही जीवन को सार्थक बनाता है। तो फ्रैंकल की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हालात चाहे कितनी भी हमारे काबू से बाहर क्यों ना हो, एक शक्ति हमेशा हमारे पास होती है, चुनाव करने की शक्ति। हम ये नहीं चुन सकते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम ये हमेशा चुन सकते हैं कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। आज की इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर जिंदगी हर पल हमसे सवाल पूछ रही है, तो आज इस वक्त किसी की भी मौजूदा परिस्थितियां, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उनसे क्या सवाल पूछ रही हैं और उनका जवाब क्या होगा।